नमस्कार दोस्तों। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 में हिंदी के सेम वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के परीक्षा में आएंगे। आपकी परीक्षा 23 अगस्त से स्टार्ट है, तो हो सकता है आपका पहले दिन फंस जाए, हो सकता है आप किसी भी डेट आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोगों को हिंदी का सबसे बेस्ट स्कोर रखने के लिए हम आपको गारंटी लेते हैं कि अगर आपने मेरे इस प्रैक्टिस सेट पेपरों को हल कर लिया तो 100% हम गारंटी लेता हूँ कि आपका हिंदी में कोई सा भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार का आपको वहाँ पर थंबनेल देखने को मिलेगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो आप लोग इसको भी देख लेंगे। आपकी तैयारी हूबहू खूब बढ़िया हो जाएगी। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इसकी हम लोग पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो मैं बता दूं, आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके उस पीडीएफ को बार बार रिवीजन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस और ही बढ़िया हो जाएगी। तो आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको हिंदी के खंड में सबसे पहले आप लोगों को गद्यांश देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर गद्यांश को पढ़कर ही उत्तर देने होते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग पेपर में गद्यांश को काफ़ी स्पीड से पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं, तभी आपका वहाँ पर एक गद्यांश को पढ़ने में आपका बहुत ही टाइम बर्बाद चला जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग एक बार मन से बड़े ध्यान से एक ही बार आपको गद्यांश पढ़ना होता है। बार बार पढ़ेंगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो एक बार बड़े ध्यान से आपको गद्यांश को पढ़ लेना है। वीडियो को पॉज करें और अभी से गद्यांश को पढ़ें बड़े ही ध्यान से। तो आपने पढ़ लिया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो हम लोग अपना यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कह रहा महान आत्मा का स्वामी कौन है? तो यहाँ पर कह रहा महान आत्मा का स्वामी कौन है? अगर आपने गद्यांश पढ़ा होगा तो मोहनदास करमचंद गांधी महान आत्मा के स्वामी थे। कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी, जो यहाँ पर महात्मा गांधी का पूरा नाम भी है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जयंती कब बनाते हैं? तो आपको पता है गांधी जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती बनाते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, 2 अक्टूबर को ही विश्व अहिंसा दिवस भी बनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व अहिंसा दिवस भी 2 ही अक्टूबर को बनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस ये भी हमारा 2 अक्टूबर को ही बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? तो सभी को पता है गांधी जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, छीड़ काय का क्या अर्थ होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी छीड़ हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो उसका अर्थ क्या है? दुबला पतला शरीर। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन सी पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? तो सभी को पता है सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? गांधी जी के हथियार थे। तो आप लोग गांधी जी पर इस पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपका गांधी जी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए थे? तो आप सभी को पता है गांधी जी ने क्या कौन कौन से कार्य किए थे? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष के द्वारा, मतलब गांधी जी जो कार्य किए थे उपरोक्त गद्यांश के अनुसार नए भारत के निर्माण में जो कार्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो द्वारा किए गए हैं वे स्वराक्षरों में लिखे जाएंगे। तो क्या कार्य किस में लिखे जाएंगे? स्वराक्षरों में
लिखे जाएंगे। तो आप गद्यांश को ढंग से पढ़ेंगे तो आपका ऑप्शन बी वाला ही सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। तो प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार का वर्णन अनुमान अलंकार का लक्षण है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, अनुमान अलंकार। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अनुमान अलंकार ऐसा है जो प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन अलंकार अनुमान अलंकार कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। जायसी किस धारा के कवि थे। तो आप सभी को पता होगा जायसी किस धारा के कवि थे। प्रेम मागरी धारा के कवि थे। तो प्रेम मागरी यहाँ पर के कवि थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रेम मागरी भक्ति धारा के कवि थे। ये सूफी परंपरा से संबंधित थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो हमारे जायसी जी थे वो यहाँ पर सूफी परंपरा से संबंधित थे। सूफी परंपरा से संबंधित थे। इन्होंने नागमती का वियोग वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। तो आप ध्यान रखेंगे नागमती जो है, नागमती का वियोग वर्णन, नागमती का वियोग वर्णन है जो इन्होंने जायसी जी ने बहुत ढंग से वर्णन किया है। तो इसको भी आप लोग साथ में ध्यान रखेंगे। जायसी जी सूफी परंपरा के यहाँ पर संबंधित हैं और इन्होंने नागमती का वियोग वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है और ये प्रेम मागरी भक्ति धारा के कवि हैं। तो आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए तत्समक तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा शब्द यहाँ पर गलती उसमें दी गई है। तो यहाँ पर क्षीर को हम लोग खीर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा। तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही है, क्षीर का तत्समक रूप खीर होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये हमारा सही है। यहाँ पर पूछ रहा कौन सा गलत है। तो यहाँ पर कह रहा है दधी का दही होता है। तो ये तो गलत है, दधी का दही नहीं होता है। दधी का यहाँ पर दधी जो होता है, दधी बड़ी की मात्रा नहीं, दधी छोटी की मात्रा होता है। इसका हमारा तत्समक रूप दही होता है। तो आपको पता चल गया होगा दधी नहीं, ये वाला दधी होगा। और दुग्ध का दूध होता है और घृत का घी होता है। तो यहाँ पर आपको 3 अलग से तत्सम शब्द यहाँ पर याद करने का मौका मिल गया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त कौन सा व्यंजन है। तो यहाँ पर आपको संयुक्त व्यंजन बताना है कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन होता है। सभी को पता है जो ज्ञा हमारा होता है वो एक संयुक्त व्यंजन होता है, जो कि यहाँ पर जा का नीचे हलंत और प्लस इया से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है। ज्या प्लस इया के संयोग से मिलकर बना होता है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे और साथ में यहाँ पर ध्यान रखेंगे और भी यहाँ पर संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे कि हमारा ये छा हो गया, इसके बाद यहाँ पर हमारा स्रा हो गया, इसके बाद यहाँ पर हमारा त्रा हो गया। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ज्ञा, स्रा और यहाँ पर श्री वाला और त्रा वाला। ये आपको 4 संयुक्त व्यंजन आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ये वाला और ये और ये। तो यहाँ पर ये तो कोई ऑप्शन है नहीं, केवल इंडिया वाला है। तो आप ऑप्शन नंबर बी वाले को ही यहाँ पर सही मानेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। तो यहाँ पर आपको बताना कि दंत ध्वनि कौन होता है। तो यहाँ पर जो ता होता है वो यहाँ पर हमारा दंत ध्वनि होता है। अन्य दंत ध्वनि ता वर्ग तथा सा है। तो यहाँ पर हमारा ता वाला सही होगा। और आप ध्यान रखेंगे जो अन्य हमारी दंत ध्वनि होती हैं, जितने भी ता वर्ग के सभी लोग आते हैं वो सभी हमारे दंत ध्वनि के होते हैं। और अलग से एक आप लोग ध्यान रखेंगे शा,
सा भी हमारा दंत ध्वनि में आता है। तबर के सभी जितने भी आते हैं, ता, था, जितने भी आते हैं, धा, ये हमारे सभी यहाँ पर दंत ध्वनि के यहाँ पर वर्ड हैं, और सा भी एक हमारा दंत ध्वनि का ही अक्षर है। तो आप इसको भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि यहाँ पर कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सभी को पता है कवि बिहारी का जो जन्म है वो वहाँ पर ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो बिहारी जी थे वो जयपुर के जो हमारे राजा थे जयसिंह, कौन थे? जयसिंह। जयसिंह, ये आप ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पर जयपुर के राजा जयसिंह थे, वहाँ के जो आश्रित कवि यहाँ पर कवि बिहारी थे। और आप लोग ध्यान रखेंगे बिहारी जी ने एक रचना की है जो काफ़ी फेमस रचना है, उसका नाम है बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं पूछी जा चुकी है। बिहारी सतसई, जो कि बिहारी जी की काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रचना है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, बिहारी जी रीति काल के कवि हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो बिहारी जी हमारे हैं वो रीति काल के कवि हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने कई जानकारी बता दी हैं। बिहारी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। बिहारी जी जयपुर के राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। और बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की, जो काफ़ी फेमस रचना है। और बिहारी जी रीति काल के कवि थे। तो आपको इतने पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 हमारा कह रहा है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार, दो चार खड़े में अलंकार है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार, दो चार खड़े में अलंकार बताना कि अलंकार कौन है। तो यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे उस तपस्वी से लंबे थे देवदार, दो चार खड़े में प्रदीप अलंकार है। कौन सा है? प्रदीप अलंकार होगा। क्यों अलंकार होगा प्रदीप? यहाँ पर प्रदीप का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? प्रदीप का जो अर्थ होता है वो होता है उल्टा। पहले आप इसको समझ लीजिए। प्रदीप का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय में बना दिया जाए, वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पर जो प्रसिद्ध उपमान को यहाँ पर उपमेय बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? उपमेय बना दिया जाए, तो वहाँ पर प्रदीप अलंकार होता है। तो वाक्य में स्पष्ट है, प्रसिद्ध जो यहाँ पर देवदार है, यहाँ पर देवदार के वृक्ष काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी, काफ़ी इनका एक अलग इनका पेड़ पौधा होता है, जो कि काफ़ी यहाँ पर मूल्यवान भी होता है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध उपमान यानी कि देवदार को उपमेय तथा उपमेय में होता है तपस्वी को उपमान मानकर वर्णन किया है। मतलब कि इतने कीमती को, इतने मतलब कि एक जो तपस्वी हैं, इतने महान हैं, उनकी तुलना यहाँ पर देवदार से करवा दी गई है। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था, यहाँ पर उपमेय की उपमान की उपमेय में तुलना करा दी जाए, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? यहाँ पर उल्टा काम किया गया है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हुआ है? प्रदीप अलंकार हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अष्ट का तद्भव रूप है। सभी को पता है अष्ट का तद्भव रूप होता है 8। क्या होता है? 8। तो आप लोग इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। इस वाक्य में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन करना है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लगभग आपको यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अलंकार से संबंधित। तो आपको अलंकार का टॉपिक यहाँ पर मैं लगातार आपको जानबूझकर मैं क्वेश्चन ज़्यादा रख रहा हूँ, ताकि यहाँ पर आपको यहाँ पर परीक्षा में इसे समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो आपको कोई भी वीडियो को जल्दी स्किप नहीं करना है, आराम से देखिए, समझिए, तभी आपको यहाँ पर हिंदी का यहाँ पर आपका खंड कंप्लीट हो जाएगा। इस बात की हम 100% गारंटी लेते हैं।
इसके बाद तो यहाँ पर पूछ रहा अलंकार कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। तो पंक्ति में यहाँ पर यमक अलंकार होगा। पहले आप देख लीजिए सही आंसर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तो यहाँ पर यमक अलंकार सब जानते हैं, जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है, एक शब्द का प्रयोग दो बार। तो यहाँ पर देखो तारे यहाँ पर भी है, तारे यहाँ पर, देखो एक शब्द का दो बार यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन अब दोनों बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग रहेगा। यहाँ पर इसका अर्थ अलग है और यहाँ पर इसका अर्थ अलग है। तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है। तो सभी को क्या पता होगा यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यमक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा अलंकार, तो बच्चा बता देगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। शांत अलंकार तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं, हास्य की बात तो कहीं नहीं। यहाँ पर एक प्रेम भावना की बात की गई है। जो सखियां थीं वो भगवान श्री कृष्ण जी से काफी प्रेम करती थी। तो यहाँ पर जहाँ पर प्रेम का वर्णन लगभग आपको दिखाई पड़े, किसी से लगाव दिखाई पड़े, तो वहाँ पर हमारा श्रृंगार रस ही सही होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रस हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है। गोबर गणेश, तो यहाँ पर गोबर गणेश किसका, यहाँ पर कौन सा समास होगा। गोबर गणेश जो हमारा है वो यहाँ पर हमारा गोबर गणेश, तो यहाँ पर गोबर गणेश हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, करण तत्पुरुष। कौन सा होगा, करण तत्पुरुष हमारा ये वाला समास होगा, करण तत्पुरुष। तो आपको बता दिया है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब होगा। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कुछ याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर डाक गाड़ी है, ये भी हमारा एक संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। गंगा तट है, ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। आप बीती, ये भी हमारा यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष का ही उदाहरण है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि रहीमन चुप हैं बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आइए बढ़त ना लगिए बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो यहाँ से आपको छंद पूछा गया है। तो उपयुक्त पंक्तियों में दोहा छंद है। कौन सा है, रहीमन जितने रहीम ने हैं सारे दोहे लिखे, लगभग आपको दोहे पर ही टिक लगाना है, ठीक है। उन्होंने कई रचनाएं की हैं पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट दोहा पर ही टिक लगाना है, ये मेरा ऐसा अनुमान है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं जो दोहा होता है ये हमारा अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है ये हमारा। और आप ध्यान रखेंगे इसके जो प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे यहाँ पर दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले व तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। समझ गए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा सबसे शुद्ध वर्ण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे शुद्ध यहाँ पर है वो यहाँ पर चमोत्कर्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नीचे दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड यहाँ पर वाक्य खंड में गलती है। तो आपको वही छांटना है जिसमें गलती हो। तो आज आप इसको पढ़ेंगे। इस वाक्यांश का सही रूप जो है सर्वोत्तम है। कौन सा है, सबसे सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर जो सही रूप है वो यहाँ पर सर्वोत्तम है। देखो यहाँ पर पूछा गया है
कौन सा गलत है? तो भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की, तो ये बिल्कुल सही है। सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम, यहाँ पर देखो गलती है। देखो, सर्वोत्तम तो वैसे ही सबसे अलग होता है कि कौन सी डिग्री हो जाएगी हमारी, सुपरलेटिव डिग्री, और इस बना रहे सुपरलेटिव और सबसे लगा रहे, तो ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है। सबसे नहीं होगा, जो सर्वोत्तम है वो अपने आप में सबसे बड़ा होता है, सर्वोत्तम। तो आपको सबसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाले में ही गलती है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी वाला ही टिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उपसर्ग को कहते हैं, तो सब लोग जानते हैं हम लोग उपसर्ग को क्या कहते हैं। उपसर्ग उस वाक्यांश के, मतलब कि वाक्यांश को यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, अवयव या वाक्यांश कहते हैं। तो यहाँ पर वाक्यांश दिया गया है, इसको यहाँ पर अवयव भी कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर इसको भी ध्यान रखेंगे। जो किसी शब्द से पहले आकर उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है, उसको हम लोग यहाँ पर अवयव कहते हैं, यानी कि उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि हमारा, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि हमारा जो शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कह रहा है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पवन संधि में कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर पवन से होगा, उसमें हमारी अयादि संधि होगी। कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। और यहाँ पर आप लोग पवन का संधि विच्छेद देख लेंगे। यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन का होगा, पो प्लस अन बराबर पवन। और यहाँ पर कई बार आप लोगों से यहाँ पर नयन का भी पूछेगा, नयन का भी पूछेगा, और आपसे यहाँ पर पवन का भी पूछेगा। तो आप इन दोनों को, नयन का आपको तैयार करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नयन का संधि विच्छेद क्या होता है। हम सभी का कमेंट देखेंगे, कौन कौन छात्र यहाँ पर नयन का सही संधि विच्छेद का कमेंट कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर, जिस समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। ऐसा समास कौन सा है जिसमें पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो? तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर जिस समास में पूर्व एवं उत्तर पर दोनों पद यहाँ पर समान रूप से प्रदान होते हैं, उसको हम लोग कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे कि माता, ये भी अपने आप में पूर्व है, ये भी अपने आप में अपने आप में शब्द पूर्ण है, और पिता ये भी अपने आप में पूर्ण है। तो यहाँ पर देखो, पहला पद भी प्रधान है, दूसरा पद भी प्रधान है। तो यहाँ पर क्या हो गया? द्वंद्व समास यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। जैसे बेटा बेटी, लड़का लड़की, ऐसे आपके यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे द्वंद्व समास। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक बात और है, आप लोगों को ध्यान रखना है, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार का द्वंद्व समास होता है। सबसे पहले आप इसको भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं बता दे रहा हूँ। एक हमारा समास होता है द्वंद्व समास का, इसका भी एग्जाम्पल होता है इतरेतर। कौन सा होता है? इतरेतर द्वंद्व समास। और दूसरा यहाँ पर हमारा होता है समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक 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 द्वंद्व समास। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद जो हमारा होगा तिहे प्लस कार। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। तो यहाँ पर जो एक हमारी संधि होती है, यह एक अपवाद संधि विच्छेद है। कैसी संधि विच्छेद है? अपवाद संधि विच्छेद है। इसमें विसर्ग का सा हो जाता है। जहाँ पर विसर्ग लगी हैं, जो यहाँ पर ये विसर्ग लगी है, ये आपको ये आ कन्वर्ट होके छोटा आ, जो ये विसर्ग है और ये छोटा आ के साथ मिलकर
सा आधा सा का निर्माण सा की जो हलंत वाला ये निर्माण कर देती है। तो ये कैसी है? ये अपवाद संधि विच्छेद है। एक इसी का और एग्जाम्पल होता है जो आपसे पूछा जाएगा, पुरस्कार। ये इसका भी सेम ऐसे ही संधि विच्छेद होगा। पुरस्कार इसका क्या होगा? पुरहा, ध्यान देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पुरहा प्लस कार, पुरहा प्लस कार, तो ये हमारा इसका संधि विच्छेद होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो हमारा यहाँ पर तत्सम है? तो यहाँ पर आप देखेंगे उपयुक्त चारों विकल्प में से जो हमारा कृष्ण ही शब्द तत्सम है, अन्य शब्द कहना, कन्हैया और किशन तद्भव हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पर केवल जो कृष्ण है वो यहाँ पर केवल हमारा तत्सम शब्द है, और जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कहना, किशन, कन्हैया, ये सभी के सभी हमारे कौन से शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं? हमारे तद्भव शब्द हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 4 से अंतर्गत यहाँ पर दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या, रा, ला, वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। तो चारों अंशों को उचित क्रम में आपको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आपको उचित क्रम में लगाना है। पहला आपको यहाँ पर हेड सेंटेंस दिया गया है, मतलब कि प्रमुख सेंटेंस यहाँ पर आपको दिया गया है। अब आपको यहाँ पर कौन सा सेंटेंस रखा जाए ताकि आपका यहाँ पर सीक्वेंस बन जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक प्रकार ऑप्शन के जरिए इसको चेक करना है। बाई ऑप्शन एक बार आपको जाकर चेक करना होता है, जिसमें आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। अगर आप ऐसे दिमाग लगाएंगे तो आप इसको सही नहीं लगा पाएंगे। बाई ऑप्शन जाएंगे तो आप इसको पटाख से इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग पहले इसको बाई ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर समय को परखने वाला, तो अगर हम यहाँ पर ए वाला लेते हैं रा, तो पहले उठाएंगे समय को परखने वाला, रक्त से धनांड, फिर ला वाला करोड़पति से भिखारी, सेंटेंस बन नहीं रहा, तो हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद ला लेते हैं समय को परखने वाला, ला करोड़पति से भिखारी, फिर या और समय की, फिर रा रक्त, ये भी नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा गलत। सी वाला देखेंगे, समय को परखने वाला रा, रक्त से धनांड, फिर देखो वाह, उपेक्षा करने वाला, उपेक्षा करने वाला, उपेक्षा यहाँ पर पहले रक्त से धनांड, फिर यहाँ पर या आएगा और समय की, फिर आएगा हमारा वाह, उपेक्षा करने वाला, करोड़पति से भिखारी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। तो यहाँ पर कह रहा है खूंटी का बहुवचन बताइए। तो इसका भी आंसर सभी, इतना आसान क्वेश्चन है, सभी लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है? तो ये भी बहुत आसान शब्द है। दोहा का विपरीत छंद कौन सा होता है? यहाँ पर वैसे तो दोहा का जो हमारा विपरीत छंद होता है वो होता है सोरठा। क्या होता है? सोरठा यहाँ पर इसका विपरीत छंद होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान रखना है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो दोहा होता है एक बार फिर से देख लीजिए। जो दोहा होता है इसके यहाँ पर प्रथम और तृतीय में यहाँ पर 13-13 मात्राएं होती हैं, और इसके दूसरे और चौथे में यहाँ पर 11-11 मात्राएं होती हैं। जो दोहा होता है ये हमारा अर्ध सममात्रिक छंद होता है, और जो सोरठा हमारा है, सोरठा के यहाँ पर अब बात करेंगे, प्रथम और तृतीय में यहाँ पर 11-11 मात्राएं होती हैं, जो जस्ट का उल्टा है, और दूसरे और चौथे में यहाँ पर 13-13 मात्राएं होती हैं। ये हमारा जो है सोरठा भी हमारा एक छंद है, इसको ये हमारा एक सममात्रिक छंद है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए।
रुनित रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलियो कुंजरू कुंज समीर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ पर एक से अधिक शब्द से एक शब्द से अधिक बार प्रयुक्त हो, वहाँ पर प्रत्येक बार उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? यमक अलंकार। अब यहाँ पर आप देखेंगे यमक अलंकार क्यों हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक बार हमारा शब्द मंद मंद ये भी 2 बार प्रयोग हुआ है। एक बार यहाँ पर आप देखेंगे 2 ही शब्द हैं, मंद मंद। इसके बाद यहाँ पर चलियो झरित दान, और यहाँ पर कोई शब्द ऐसा नहीं। तो यहाँ पर जो शब्द हैं 2 प्रयोग पर, इनका दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो एक शब्द जो बार बार प्रयुक्त हो पर लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर जैसे कुंजरू और कुंज लगभग ही सेम है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार ही सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा होगा? दीन दुखियों के लिए भोजन की व्यवस्था देने वाला कौन सा होता है? सदावर्त। कौन सा होता है? उसको हम लोग सदावर्त के नाम से जानते हैं। एक साथ बहुत लोगों को भोजन की व्यवस्था, उसको भंडारा के नाम से जानते हैं। और धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ कहलाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, इतने आप सभी को ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कीचड़ उछालना है वो यहाँ पर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है बदनाम करना। क्या हो जाएगा? बदनाम करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर कह रहा है, उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो उससे अच्छे आप हैं, इसमें आपको बताना कि कौन सा यहाँ पर कारक है। तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, क्योंकि उपेक्षाएं पंचमी तुलना में श्रेष्ठ बताया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जहाँ पर आपको किसी की उपेक्षाएं बताई जाएं कि वो आपसे श्रेष्ठ है, वो आपसे श्रेष्ठ है, जहाँ पर उपेक्षाएं बताई जाएंगी वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है, यानी कि पंचमी मतलब 5वां कारक होता है। तो 5वां कारक कौन सा होता है? अपादान। इसको आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पर श्रेष्ठ किसी की बात बताई जाए कि वो आपसे अच्छा है, वो हमसे अच्छा है, वो इस काम में अच्छा है, मतलब किसी की क्वालिटी का वर्णन आपसे छोटा बड़ा किया जाए, तो वहाँ पर अपादान ही कारक होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना होगा कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर सरोज भी हमारा यहाँ पर कमल का पर्यायवाची शब्द है, पंकज भी हमारा पर्यायवाची शब्द है, और यहाँ पर जो जलजात है ये भी हमारा कमल का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है जलद, ये हमारा यहाँ पर कमल का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? ये यहाँ पर जो हमारा जलद है ये हमारा बादल का पर्यायवाची। किसका है? बादल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 33 आता है, प्रत्यक्ष का विलोम है। तो सभी लोग जानते हैं प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वो परोक्ष होता है। क्या होता है? परोक्ष होता है। तो यहाँ पर आप लोग परोक्ष ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और एक आप बात ध्यान रखेंगे, जो पक्ष का विलोम शब्द होता है वो यहाँ पर विपक्ष होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, विपक्ष होगा। इसके बाद जो हमारा दृश्य होगा, दृश्य का हमारा विलोम शब्द होगा आदृश्य, ये भी आप ध्यान रखेंगे, आदृश्य। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष, पक्ष का विपक्ष और दृश्य का आदृश्य। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा।
तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रति धन एक। क्या होगा? प्रति धन एक। तो यहाँ पर कहाँ पे लिखा है प्रति धन एक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। प्रत्येक हमारी कौन सी संधि होती है? तो प्रत्येक जो हमारी संधि होती है ये हमारी यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है अत्याचार। कौन सा है? अत्याचार। तो अत्याचार का भी यहाँ पर अति प्लस आचार, तो इसका भी हमारा सेम यही संधि होगी, यड़ संधि। इसका ही संधि विच्छेद होगा अत्याचार का। और प्रत्यक्ष का जो प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन एक होगा। यहाँ पर संधि कौन सी होगी? यड़ संधि होगी। एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। जब आपको ऐसे शब्द पता ना चला करें तो आप लोग अपने एक सेंटेंस बना लिया करो कि दही फैल गया। कभी आपने ऐसा कहा है कि दही फैल गई, कभी भी आपने ऐसा नहीं कहा होगा। तो आप एक सेंटेंस बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि कैसा भी है, तो आपको पता चल जाएगा, हल्का फुल्का पता चल जाएगा। कभी कभी शब्द हमको पता नहीं चलते हैं तो वो उभयलिंग में चले जाते हैं। तो दही फैल गया, कभी कोई ये नहीं कहेगा कि दही फैल गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तो यहाँ पर पुल्लिंग यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। दही का प्रयोग पुल्लिंग होता है। हिंदी में 2 लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। दही हिंदी में दही, मोती, पानी आदि द्रव्यवाचक संख्याएं सदैव पुल्लिंग में लिखी जाती हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, वो सभी की सभी पुल्लिंग में आती हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो सभी सभी पुल्लिंग में आती हैं, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है यथाविधि के अनुसार यहाँ पर कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। तो एक बार हम लोग जान लेते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है, तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके आप एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे कि हमारा एक ही एग्जाम्पल हो जाएगा यथा, विधि। और दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे प्रतिदिन। कौन सा? प्रतिदिन देख लेंगे, प्रतिदिन। ये भी हमारा अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा एग्जाम्पल यथाशक्ति। ये भी हमारा एक अव्ययी भाव समास का ही एग्जाम्पल है। इतने आपको यहाँ पर याद रखने, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या था? हाँ, 37 देख लीजिए। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ पर आपको बताना है लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। जो यहाँ पर वाक्य के अंत में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो लौकिक इक, तो यहाँ पर हमारा इक जो हो जाएगा वो यहाँ पर प्रत्यय हमारा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे जो हमारा शुद्ध शब्द होता है वो होता है पूजनीय। तो ये होता है पूजनीय में आधा जा नहीं बनता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये आप यहाँ पर ये सारे शब्द गलत हैं, तो यहाँ पर हमारा जो सही शब्द हो जाएगा वो पूजनीय ही होगा। ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए समास पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि समास कई बार आपके एग्जाम्पल में लगातार आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दे रहे हैं अव्ययी भाव समास। एक बार इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए, इसे लास्ट बार है, तो आप लोग काफ़ी अच्छा समझ जाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अव्ययी भाव समास, तो यहाँ पर अव्ययी भाव जो समास होता है इसमें पहला पद आपका तो अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, पहला पद आपका अव्यय होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा।
पहला पद आपका अव्यय, दूसरा पद, दूसरा जो पद है इसका संज्ञा, देखो पहला जो पद आपका होगा वो आपका यहाँ पर अव्यय होगा और दूसरा जो पद है वो आपका यहाँ पर संज्ञा होगा। ठीक है, अब जैसे कि यथाशक्ति, देखो यथाशक्ति, तो देखो शक्ति होता है हमारा पावर, पावर क्या होता है, संज्ञा होता है। अब इतना आप अगर जान गए तो आप पटाख से इसको पहचान लेंगे। और यथा क्या हो गया हमारा, एक अवयव हो गया, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, अवयवी भाव समास। जैसे कि यथा विधि, प्रतिदिन, ये हमारे सभी अवयवी भाव समास के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर देखेंगे तत्पुरुष समास, इसे भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर देखेंगे जिस समास का उत्तर तथा अंतिम पद प्रधान होता हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसके उत्तर और यहाँ पर अंतिम, पहले वाला और अंतिम वाला दोनों पद यहाँ पर आपको मिले, तो वहाँ पर आपको दोनों का अपना स्पेसिफिक अर्थ हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा गगनचुंबी। ये भी देखो इसका पहला शब्द, ये अपने आप में इसका उत्तर पद और अंतिम पद दोनों यहाँ पर पद प्रधान है। तो पहला हो जाएगा हमारा गगनचुंबी और दूसरा हमारा हो जाएगा नेत्रहीन। देखो यहाँ पर नेत्र का शब्द, नेत्र का वर्णन अलग है, इसका अर्थ अपने आप में अलग, आँख होता है। हीन का अर्थ मतलब जिसके पास कोई चीज़ ना हो, दोनों का अर्थ है देखो अलग अलग। तो गगन का अलग है, चुंबी मतलब कोई चीज़ आसमान को चूम रही हो, तो उसे बोलते हैं गगनचुंबी। नेत्रहीन हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे रोगग्रस्त, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तभी मैं वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ जो आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, रोगग्रस्त। इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे देशभक्ति, देशभक्ति। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे धनहीन, क्या ध्यान रखेंगे, धनहीन ध्यान रखेंगे। गंगा जल ध्यान रखेंगे, गंगा जल। इसके बाद लास्ट आप ध्यान रखेंगे ग्रामवास, क्या ध्यान रखेंगे, ग्रामवास, ये भी आप ध्यान रखेंगे ग्रामवास। इतने आपको एग्जाम्पल याद रखनी है तत्पुरुष समास में। अभी तक आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में इतने एग्जाम्पल हमारे ख्याल से पूछे गए हैं। हो सकता है और कुछ छूट जाएगा तो हम आपको जो पिछला प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपको हम बता देंगे। इससे आप बेफिक्र रहिए, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई भी आपका टॉपिक नहीं छूटेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद यहाँ पर विशेष अथवा संज्ञा होता है। तो जहाँ पर कर्मधारय समास की हम लोग बात करेंगे तो कर्मधारय समास का जो पहला पद यहाँ पर आपका होगा, पहला पद आपका यहाँ पर विशेषण होगा, क्या होगा मतलब कि एडजेक्टिव होगा, इसे हम लोग, और लास्ट वाला शब्द आपका संज्ञा होगा। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, पहला पद आपका होगा विशेषण और दूसरा वाला पद होगा संज्ञा। जैसे कि नराधम, क्या होगा, नराधम, आधम है जो नर। देखो इसका क्या होगा, इसका देखो नर, नर प्लस आधम, आदम, इसका हो जाएगा संधि, नर प्लस आदम। तो वो नर क्या है, नर एक कोई मेल है, तो मेल को क्या कहते हैं, इसकी क्वालिटी है, तो वो क्या हो जाएगा विशेषण। आदम व्यक्ति का हो सकता है, कोई खराब व्यक्ति होगा नर, तो वो क्या हो जाएगा संज्ञा में चला जाएगा। तो आप समझ गए ऐसे। जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, जैसे आपको समझ में नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ महौषधि। जैसे क्या ले लेता हूँ महौषधि, तो क्या हो जाएगा, महान है जो, महान प्लस औषधि, ये ले लिया। ठीक है, तो देखो महान मेरी क्या है, क्वालिटी है, तो क्वालिटी किस में आती है, हमेशा एडजेक्टिव में आती है। और औषधि मेरी क्या है, एक हमारा ये मटेरियल है, मटेरियल किस में आता है, मटेरियल हमेशा संज्ञा में आता है। ठीक है, तो आप समझ गए ये कौन सा हमारा हो जाएगा समास, ये हमारा समास हो जाएगा कर्मधारय समास। तो आपको इतना कंफर्म हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। तो यहाँ पर जब आप लोग बहुब्रीहि समास देखें, काफ़ी सबसे आसान होता है ये समास, बहुब्रीहि समास, ये अभी तक का सबसे आसान है, ये सब बच्चे इसको कर लेते हैं, तो आप भी इसको जल्दी समझ जाएंगे। बहुब्रीहि समास, तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ बनाते। जैसे कि मैं लिख दूं चक्र, अगर मैं केवल चक्र लूँ तो इसका कोई अर्थ नहीं है, साथ में चक्रधर,
जब दोनों शब्द आपस में मिलेंगे तभी जब दोनों शब्द आपस में मिलेंगे तो इसको दोनों पद प्रधान नहीं है, ना तो ये पद पूरा पूर्ण रूप से प्रधान है ना तो ये, तो इसका अपना अर्थ अलग है और इसका अपना अर्थ अलग है। जब दोनों शब्द आपस में मिल जाएंगे तभी एक नया अर्थ बनाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब पद का मतलब होता है ऐसा ऐसा शब्द जिसका एक पूर्ण रूप से अर्थ हो। तो यहाँ पर तो चक्र का एक अपना अलग अर्थ है और धर का अपना एक अलग अर्थ है, तो यहाँ पर सबका अलग कोई संबंध है, इसका कोई संबंध नहीं है। अगर दोनों शब्द आपस में मिल जाएंगे तो ये एक विशेष अर्थ बना देते हैं, तो इसी को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। तभी इसकी डिफिनीशन है, इसकी जो परिभाषा है वो साफ साफ कहती है, यदि इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं, तो इस समास को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि हमारा चक्रधर हो गया, यानी चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। इसके बाद दशानन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दशानन। तो आप इतने यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और द्विगु और द्वंद्व समास तो काफ़ी आसान है, जो आप लोग कर सकते हैं। इसमें ही बच्चों को डाउट रहता है, तो मैंने वो डाउट क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।